20 पृथक कर्नाटक प्रांत का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई नगर भायखला और परेर महोदय मेरे माननीय मित्र श्री अली मोहम्मद खान दहलवी ने जो कहा है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आपकी राय ठीक है। मैं आपका ध्यान नियम 22 उपनियम 2 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसके अनुसार अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव को या प्रस्ताव के हिस्से को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि वह विषय मुख्य रूप से प्रांतीय सरकार द्वारा विचारणीय नहीं है, और अगर वह ऐसा करता है तो प्रस्ताव या प्रस्ताव का हिस्सा कार्यसूची में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि यह प्रस्ताव ऐसी समस्या से संबंधित है जो मुख्य रूप से प्रांतीय सरकार का मामला नहीं है, और जहाँ तक उसमें सिफारिश की गई है कि कुछ क्षेत्र जो अब मद्रास प्रेसिडेंसी के भाग हैं उन्हें पृथक कर दिया जाए, मैं निवेदन करता हूँ कि यह प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन महोदय, धारा 290 की बात करते हुए जिसका उल्लेख मेरे माननीय मित्र श्री जोग ने किया है, इस तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम की धारा 290 भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 52 का के सादृश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 52 का की तुलना धारा 290 के साथ करते हुए यह पता चलता है कि उसमें एक मूलभूत व सुविचारित परिवर्तन किया गया है। पुरानी अधिनियम के अंतर्गत धारा 52 में कहा गया था कि अगर कोई नया प्रांत बनाना है तो स्थानीय विधान मंडल स्वतंत्र था कि इस संबंध में वह प्रस्ताव पारित करे और इसकी सूचना गवर्नर जनरल को दे, क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा 1919 में पुराने अधिनियम के अंतर्गत नए प्रांत बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल में निहित था, और इससे पहले कि गवर्नर जनरल धारा 52 का के तहत कोई पहल करे, प्रांतीय विधान मंडल को इस मामले में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित करने का अधिकार था। जैसा कि मैंने बताया है कि धारा 290 में सुविचारित परिवर्तन किए गए हैं, वह गवर्नर जनरल से मौजूदा प्रांत से नया प्रांत बनाने का अधिकार ले लेती है। वह यह शक्ति भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देती है। वास्तव में ब्रिटिश मंत्रिमंडल को दूसरे स्थानीय विधान मंडल से पहल करने का अधिकारी छीन लेती है। जैसा कि मुझे लगता है
धारा 290 के अंतर्गत नया प्रांत बनने के बारे में भारत सचिव को पहल करने का अधिकार दिया गया है। एक बार जब भारत सचिव नया प्रांत बनने का फैसला कर लेता है तो धारा 290 के अंतर्गत यह उसका दायित्व है कि ऑर्डर इन काउंसिल जारी करने से पहले उस आदेश से प्रभावित विधानमंडलों से परामर्श करे, तभी किसी प्रांतीय विधानमंडल के लिए इस तरह के प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श करना उचित होगा, भले ही वह क्षेत्र उस प्रांत में ना हो। मेरा निवेदन है कि अगर इस सदन के समक्ष यह प्रस्ताव ब्रिटिश सचिव द्वारा अग्रसारित किया गया है तो मैं निवेदन करता हूँ कि केवल तभी इस विधानमंडल के लिए यह विचार करना उचित होगा कि कर्नाटक को पृथक कर दिया जाए और कुछ क्षेत्र जो किसी और प्रांत के भाग हैं उन्हें इस प्रांत में सम्मिलित किया जाए या नहीं, तब तक यह कदम न उठाया जाए जब तक कि मामला भारत सचिव द्वारा न प्रस्तावित किया गया हो। मेरा निवेदन है कि हमारी प्रांतीय सरकार यह प्रांतीय विधानमंडल उस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकता जो स्पष्टतः ऐसी समस्या से संबंधित है जो इस विधान मंडल व प्रांतीय सरकार के क्षेत्र व अधिकार से परे है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दृष्टिकोण आपने अपनाया है वह नियमों के अनुसार और भारत अधिनियम की धारा 290 के तहत पूर्णतः उचित दृष्टिकोण है। माननीय अध्यक्ष, मैं एक मुद्दा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जहाँ तक मद्रास और कुर्ग शब्दों के समावेश का सवाल है, मैंने यह सुझाव नहीं माना। लगता है माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश की गई दलील काफ़ी आगे बढ़ गई है और कहती है कि नए प्रांत को बनाने से संबंधित या किसी प्रांत की सीमा को बदलने का कोई भी प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय विधानमंडल में कतई नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी कदम उठाने का अधिकार विधानमंडल के पास नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ आता है उनकी दलील का यही मतलब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महोदय। माननीय अध्यक्ष, मद्रास और कुर्ग को समावेश करने के बीच उनकी नियमापत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बात पर विचार भी नहीं किया जा सकता तो मद्रास व कुर्ग के समावेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका मुद्दा उसकी तह तक जाता है। इस संबंध में एक कठिनाई है। पहल करने की शक्ति इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत दी गई है, अथवा यूँ कहें कि इस शक्ति का पालन इन्हीं सीमाओं के भीतर करना होगा। लेकिन विधानमंडल इस दृष्टि से राय व्यक्त कर सकता है कि वह सरकार से पहले मत व्यक्त करने का अनुरोध करे जिसके पास पहल करने की शक्ति है। या धारा 290 में ऐसा कुछ है जो विधानमंडल को पहल करने की प्रार्थना करने से रोकता है।
यह कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके द्वारा वास्तविक पृथकता का निर्णय कर लिया गया हो। अगर पहल शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में किया जा रहा है तो उसका आरंभ प्रार्थना के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इस पर धारा 290 की शर्तों के अंतर्गत विधान मंडल पर क्या पहल प्रार्थना करने पर भी रोक लगा दी गई है। इस मुद्दे पर मुझे खेद है कि मैं विद्वान डॉक्टर से सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा यही दृष्टिकोण है कि इस सदन पर रोक लगा दी गई है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पहल करने की शक्ति भारत सचिव को दे गई है और विधानमंडल से पहल की शक्ति ले ली और पुराने अधिनियम की धारा 52 की तुलना वर्तमान अधिनियम की धारा 290 से करने से स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। उस समय साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जो प्रांत पृथक्करण की शर्तों को पूरी करते हैं वे हैं उड़ीसा, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। वे पहल करने की शक्ति प्रांतीय विधान मंडल को नहीं देते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंबई नगर। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री जोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूँ। निसंदेह इस प्रस्ताव का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि बहस के दौरान भावनाओं में बहे बिना और संवेदनशील हुए बिना इस सदन के कितने सदस्य इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार होंगे। मुझे लगता है अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण मैं इस सदन के अन्य सदस्यों से ज्यादा लाभ की स्थिति में हूँ। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो यह अलंकारिक ही नहीं है बल्कि इसके पीछे न्याय संगत भावना है। हम अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों को मराठी या गुजराती या कन्नड़ होने का कोई गर्व नहीं है। मैं कई कारणों से जिनमें मैं इस अवसर पर पढ़ना नहीं चाहता, हम ऐसा सोचते हैं कि यह हमारी भूमि नहीं है। तथापि मैं यह तर्क इसलिए दे रहा हूँ कि इस प्रस्ताव द्वारा थोपी गई परिस्थितियों के बावजूद भी मैं तटस्थ दृष्टिकोण अपना सकता हूँ या कम से कम तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की ओर गंभीर चेष्टा कर रहा हूँ। महोदय, मैं चाहूँगा कि इस सदन के सदस्यों के लिए एक तथ्य दिमाग में रखना आवश्यक और वांछनीय होगा जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम लागू होने से पहले बम्बई प्रेसिडेंसी 4 विभिन्न इकाइयों से बनी हुई थी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और सिंध। इस संयुक्त परिवार की बुनियाद नई नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात पिछले 115 वर्षों से इकट्ठे हैं। सिंध हमारे साथ करीब 90 वर्षों से था। सिंध को पृथक कर दिया गया है, यह विगत का विषय है।
जिसको अब उखाड़ने की जरूरत नहीं। हम 115 वर्षों से इकट्ठे रह रहे हैं। मैंने इस वास्तविकता का उल्लेख इस तथ्य पर जोर देने के लिए किया है कि जो लोग इस एकता को समाप्त कर देना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि ये तीनों हिस्से जो जुड़े हुए हैं अब उन्हें अलग कर दिया जाए। वे इस मामले पर केवल भावनाओं में ना बहते हुए ज़्यादा गंभीर ढंग से विचार करें। मैं जिस पहले प्रश्न पर विचार करने की बात कर रहा हूँ वह यह है कि हमारे जिस मित्र ने यह प्रस्ताव रखा है उसका कहना है कि यह प्रस्ताव समग्र प्रस्ताव का एक हिस्सा मात्र है। आदर्श तो यह होता कि कर्नाटक के सभी लोगों का एकीकरण किया जाए। यह प्रस्ताव उस दिशा में एक कदम मात्र है। महोदय, इस बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस आदर्श को अगर मेरे माननीय मित्र इसे स्वप्न कहने की अनुमति दें तो क्या कन्नड़ बोलने वाले समस्त लोगों का एकत्र होने का स्वप्न साकार होना संभव है? मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और मेरे यह कहने का कारण यह है, एक पुस्तक कर्नाटक के एकीकरण का मामला वितरित की गई जिसकी एक प्रति मुझे भी मिल गई है। मैं इसे उस संस्था का प्रकाशन मानता हूँ जो इस प्रस्ताव के पीछे है। मुझे इस पुस्तक के पृष्ठ 22 पर एक वक्तव्य दिखाई दिया है जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि कन्नड़ बोलने वाले भारत के कई राज्यों की सीमाओं में रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपने माननीय मित्रों से जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह है, क्या कन्नड़ बोलने वाले लोगों का देशी राज्यों के अधिकार क्षेत्र व प्रभुत्व से बाहर निकलना संभव है ताकि वे कन्नड़ बोलने वाले स्वायत्त शासी प्रांत का हिस्सा बन सकें? मैं सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि ब्रिटिश भारत का प्रशासन मद्रास प्रेसिडेंसी या ब्रिटिश कानून के अधीन अन्य सरकारों को राजी कर लेगा कि कन्नड़ बोलने वाले लोगों के लिए अलग प्रांत बना दिया जाए ताकि वे सब संयुक्त रूप से एक प्रशासन में समाहित हो सकें। पर मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है कि कन्नड़ बोलने वाले जो लोग देशी राज्यों में रह रहे हैं उनकी निष्ठा को किसी भी ब्रिटिश भारत के प्रांत में स्थानांतरित कर दिया जाए। मुझे केवल एक स्थिति की संभावना नजर आती है जिस पर विचार किया जा सकता है और वह यह है कि यदि देशी राज्यों के कन्नड़ भाषी प्रदेश ब्रिटिश भारत को दे दिए जाएं तो बदले में ब्रिटिश भारत का कुछ प्रदेश राज्यों को दे दिया जाए। अब मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार अधिनियम से शासित या कोई भी समुदाय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जाने
वो तैयार होगा, ताकि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के कन्नड़ बोलने वाले लोगों का स्थानांतरण करने को सहमत हो जाएं। मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती, इसलिए इस प्रस्ताव को लाने वाले माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे सोचें कि मेरे कथन में कोई सार है कि उनके आदर्शों की पूर्ति तभी हो सकती है जब कन्नड़ बोलने वाले समस्त लोगों के लिए अलग स्वायत्त सरकार बना दी जाए। ब्रिटिश भारत में कुछ जिलों में रहने वाले कुछ कन्नड़ बोलने वाले लोगों को अलग करके उनके लिए एक स्वायत्त शासी प्रांत बना दिया जाए। अगर मैं यह कहूँ कि जब हमें पहले से ही पता हो कि कोई कदम हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँचाएगा, तो ऐसा कदम उठाने का फायदा ही क्या। इसलिए अब मैं दूसरे पहलू को लेता हूँ। यदि सभी कन्नड़ भाषी लोगों को एक स्वायत्त शासी प्रांत के अंतर्गत एकत्र करना संभव नहीं, तो मेरे मस्तिष्क में प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इस बहुभाषी प्रांत में कन्नड़ भाषियों की कोई बाधा है, कोई कठिनाई है, और क्या उन्हें इस प्रांत में सभी लाभ नहीं मिलते। मैंने व्यक्तिगत रूप से तो कहीं नहीं देखा कि इस बहुभाषी प्रशासन में किसी बाधा से पीड़ित होना पड़ता है। महोदय, अब इस प्रश्न पर मैंने दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है। सबसे पहले मैंने देखा है कि नई सरकार में पदों का विभाजन किस तरह हुआ है। क्या इसके कारण उन्हें कोई हानि उठानी पड़ी? क्या उन्हें उससे कम प्रतिनिधित्व मिला है जिसके वे अधिकारी थे? जिस दूसरी बात की मैंने जांच की है वह यह है कि क्या इस सदन में उनके सदस्यों की संख्या उससे कम है जिसके कि वे अधिकारी हैं। महोदय, मैंने ये आंकड़े एकत्र किए हैं और ये आंकड़े एकत्र करते समय मैंने मिश्रित क्षेत्र छोड़ दिए हैं। बम्बई नगर पूर्ण रूप से ना तो मराठी भाषी है, ना ही गुजराती भाषी और ना ही कन्नड़ भाषी है। मैं इन क्षेत्रों को एक तरफ छोड़ता हूँ। मैं उन सीटों के संबंध में भी विचार नहीं कर रहा हूँ जो विशेष हितों के लिए रखी गई है। और अब इन आंकड़ों पर आता हूँ। जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, मराठी बोलने वालों की संख्या 98,68,795 है। निसंदेह मराठी बोलने वालों में मैं हिंदू, मुसलमान और अनुसूचित जाति सबको शामिल करता हूँ। मैं केवल भाषा का आधार ले रहा हूँ। गुजराती बोलने वालों की संख्या 34,22,139 और कन्नड़ बोलने वालों की 32,66,233 है। अब इस सदन में सीटों की स्थिति यह है। पूर्णतः जनसांख्यिक आधार पर मराठी बोलने वाले को 81 सीटें मिली, जिसको आदर्श या मानक के आधार पर निर्णय करने पर मैंने पाया कि गुजराती बोलने वालों को 27 सीटें मिलनी चाहिए थी। वितरित की गई पुस्तक
के अनुसार कन्नड़ बोलने वालों की संख्या का कुल जोड़ 12% है और उस आधार पर वे 21 सीटों के अधिकारी हैं। वास्तव में उनके पास इतनी सीटें हैं। गुजराती बोलने वाले लोगों को 31 सीटें मिली, जबकि वास्तव में वे सिर्फ 27 सीटों के अधिकारी थे। कन्नड़ बोलने वाले लोगों को 28 सीटें प्राप्त हुई, जबकि वास्तव में वे सिर्फ 21 सीटों के अधिकारी थे। अब पदाधिकारियों की बात करें। दोनों सदनों को मिलाकर 16 पदाधिकारी हैं। अब अपनी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर सीटों की उपयुक्त संख्या के आधार पर जिस पर प्रत्येक वर्ग का अधिकार था, मराठी बोलने वाले 9.6 के हकदार थे। गुजराती बोलने वाले लोग 3.3 और कन्नड़ बोलने वाले लोग 3.1 सीटों के हकदार थे। प्राप्त वास्तविक सीटों की संख्या के आधार पर पदाधिकारियों की नियुक्ति इस तरह हुई। कोटा चाहे जितना होता, मराठी बोलने वाले लोगों का कोटा 9.3, गुजराती बोलने वालों का 3.6 और कन्नड़ बोलने वालों का कोटा 3.1 था। वास्तव में देखा जाए तो पदाधिकारियों की नियुक्ति के आंकड़े क्या कहते हैं। 6 पद मराठी बोलने वाले लोगों को मिले, 6 गुजराती बोलने वाले लोगों को मिले और 4 कन्नड़ बोलने वाले लोगों को। महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे मराठी होने का कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं हूँ तो। और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता तो सदन को सचेत कर देना चाहता हूँ कि मैं इसका उपयोग शिकायत के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। मेरा यह उद्देश्य नहीं है। इसका उल्लेख मैं केवल तथ्य को उजागर करने के लिए कर रहा हूँ। तथ्य यह है कि अल्पसंख्यक गुजराती और कन्नड़ भाषियों के साथ सीटों या पदों की दृष्टि से कोई अन्याय नहीं किया गया है। सदन में इस विषय पर विचार होने से पहले मैंने अपने माननीय मित्र श्री जोग को स्पष्ट बता दिया था कि यदि वह मुझे यह बताएं और विश्वास दिला दें कि कन्नड़ भाषियों के साथ किसी भी रूप में, चाहे उन्हें सदन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हो या उन्हें मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो, तो मैं सदैव उनका समर्थन करूंगा। लेकिन महोदय, ये आंकड़े इकट्ठा करने में मैंने पूरा अध्ययन किया है और पूरी सावधानी बरती है। महोदय, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। अपनी ओर से बोलते हुए मैं कह सकता हूँ कि मेरे विचार में कन्नड़ भाषियों को इस प्रेसिडेंसी में रहने से कोई कष्ट नहीं हुआ है। महोदय, अब दूसरे तर्क पर आते हैं, जो प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगता है और जिसके बारे में न सिर्फ मैं इस तरफ से बल्कि मेरे वे मित्र भी हैं जो इस प्रस्ताव के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें इस प्रश्न पर विचार करना ही पड़ेगा। यह वित्तीय प्रश्न है। क्या इस कन्नड़ भाषी प्रांत के लिए उतना खर्च उठा पाना संभव हो सकेगा जो आधुनिक
युग में प्रत्येक सभ्य राज्य सरकार के लिए व्यय का मानक माना जाता है। मेरे ख्याल से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी तरफ बैठे मेरे मित्रों ने, जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया था, सदन का ध्यान एक शिकायत की ओर दिलाया है कि पहले इस प्रांत की सरकार के द्वारा कर्नाटक की काफ़ी उपेक्षा की गई। माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ समय सीमा की ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, अगर आप मुझसे पूछते माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य को बहस के बीच में रोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन्हें भाषण की समय सीमा के बारे में याद दिलाना चाहूँगा ताकि वह अपनी बात को संक्षेप में रख सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस वित्तीय प्रश्न के संदर्भ में मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि वितरित की गई पुस्तक में कई आंकड़े दिए गए हैं। परिशिष्ट खा में बताया गया है कि नए कन्नड़ भाषी प्रांत का खर्च करीब 2 करोड़ रुपये होगा और कुल राजस्व 2.57 लाख रुपये होगा। अब मुझे यह नहीं पता कि इस परिशिष्ट में दिए गए आंकड़े में किस हद तक प्रांत के प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक पूरक व्यय को शामिल किया गया है। मैं यहाँ केवल राजस्व और खर्च के मुद्दों के अंतर्गत मात्र रकम को देख रहा हूँ। मुझे इसमें उस व्यय का कोई जिक्र दिखाई नहीं देता है जो गवर्नर, उसके निजी स्टाफ, सचिवों, मंत्रियों और जन सूचना के निदेशक को वेतन देने के लिए उठाना आवश्यक होता है और जो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, स्वास्थ्य अधिकारी, उन समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवश्यक होगा जिनकी प्रशासन के लिए जरूरत है। श्री एन जोग, इन आंकड़ों को आप दूसरी पुस्तक में परिशिष्ट खा में देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हो सकता है, पर महोदय, अगर एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि यह बजट वैसा होगा जैसा यहाँ बनाया गया है, तो 5 या कुछ लाख रुपए की बचत। आइए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह राजस्व वह सब प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा जो एक आधुनिक प्रशासन को प्रदान करना चाहिए? अगर मेरे माननीय मित्र जानना चाहें कि बम्बई नगर पालिका का राजस्व कितना है, तो उन्हें पता चलेगा कि नए प्रांत का राजस्व बम्बई नगर पालिका की तुलना में आधा भी नहीं है। बम्बई नगर पालिका का राजस्व 4 करोड़ रुपये है और 4 करोड़ से भी बम्बई नगर पालिका वह सब नहीं कर पा रही है जो कि एक आधुनिक सरकार को करना चाहिए। मैं सचमुच पूछना चाहता हूँ, मैं सचमुच पूछता हूँ और बड़ी गंभीरता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या यह विचारणीय विषय नहीं है? मेरे विद्वान मित्र ने इस बहस के दौरान उड़ीसा के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि समस्त अंगों विभागों को एकत्र कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मेरे माननीय मित्र तब क्या कहेंगे अगर मैं उन्हें कहूँ कि अंगों को एकत्रित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें भोजन उपलब्ध कराना।
इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अवश्य कहूँगा और जोर देकर कहता हूँ कि मामूली स्थानीय निकायों के बराबर राजस्व के साथ इस देश में लोगों का छोटे छोटे निकायों में बटा होना बहुत ही हृदय विदारक बात है। हो सकता है प्रांत का पृथक्करण कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा को संतुष्टि दे, जो प्रांत के मुखिया की तरह गिने जाना चाहते हैं, लेकिन उस बाकी जनता का क्या होगा जिसे भोजन की आवश्यकता है, जिसे कपड़ों की आवश्यकता है, जिसे मकानों की आवश्यकता है। हम में से कोई भी इस तरह की बात सहन नहीं कर सकता है। मैं जोर देकर यह बात कह रहा हूँ। महोदय, आखिरकार ये जिले क्या हैं? इनमें से 2 जिले तो अकाल पीड़ित हैं। पूरा बीजापुर अकाल पीड़ित जिला है। मुझे बताया गया है कि पूरा बेल्लारी भी अकाल पीड़ित जिला है। अकाल पीड़ित क्षेत्रों से कितना राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं? क्या मात्र बम्बई प्रेसिडेंसी से पृथक करने से वह दुधारू गाय बन जाएगा? मैं एक और प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूँ और वह यह है, अल्पसंख्यक वर्ग का होने के कारण मैं अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि मुसलमानों व हरिजनों के हितों की रक्षा की जाएगी। पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन प्रांतीय क्षेत्रों के विघटन के साथ अल्पसंख्यकों का विघटन भी हो जाएगा। मैं इस सच्चाई को नहीं भूल सकता कि कर्नाटक में हमारे पास केवल 2 सीटें हैं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक से आए हुए अनुसूचित जाति के सदस्य अवश्य महसूस करेंगे कि उनकी शक्ति वास्तव में इस बात में निहित है कि प्रेसिडेंसी के अन्य क्षेत्रों से उनका ध्यान रखने वाले 13 सदस्य, उनका क्या होगा। मुझे विश्वास है उदाहरणतः मुसलमान समुदाय को कर्नाटक से करीब 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। माननीय अली मोहम्मद खान दहलवी केवल 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल ठीक। चूँकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन हम इस तरह के विघटन की अनुमति नहीं देंगे। बहुसंख्यक समुदाय यह कह सकता है कि वे सहृदय और दयालु रहेंगे। हम उनकी सहृदयता व दयालुता पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अधिकार चाहिए और अधिकार सहृदयता के रूप में नहीं दिया जा सकता। ऐसा समुदाय जो सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बनता है वह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक है। अगर मान लें कि वे अधिक प्रतिनिधित्व बेटे देने को भी तैयार हैं, तो ऐसी जनसंख्या को वे क्या अधिक प्रतिनिधित्व देंगे जो कुछ लाख ही है। यह उन मुद्दों में से एक है जिसके आधार पर मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मैं इस विघटन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी शक्ति बहुभाषी प्रशासन में निहित है। मैं कहना नहीं चाहता, पर मुझे भय है कि अगर कर्नाटक को पृथक प्रांत बना दिया जाता है तो यह और
लोगों की अपेक्षा लिंगायतों का ही प्रांत बन जाएगा। मैं मामले में कोई अस्पष्टता नहीं चाहता, पर अगर उदाहरणतः पृथक्करण होता है तो उससे कन्नड़ वासियों के विरुद्ध मराठे इकट्ठा हो जाएंगे। हम ऐसी बात नहीं चाहते और साझा मोर्चेबंदी का जो हमें आज लाभ प्राप्त है वह नहीं मिलेगा। एक और पहलू की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो संभवतः मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मेरी यह धारणा है कि अंग्रेजों ने चाहे अतीत में जो कुछ भी किया हो, जो कुछ भी वह करने में असमर्थ रहे हो, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें करने में वे असमर्थ रहे हैं, जिनको शायद उनके स्वार्थ ने ना करने से रोका हो, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें की हैं और उनको स्वीकार करने में मैं काफ़ी उदार हूँ तथा इस देश में उनके जाने के बाद भी उनकी यह दो बातें स्मारक के रूप में याद की जाएंगी। एक चीज जो उन्होंने हमारे लिए की है वह है विधान संहिता। आप कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक कहीं चले जाएं, पाएंगे कि कत्ल की सजा एक ही है, चाहे आप कश्मीर में करें या पंजाब या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में या मद्रास में राजामुंदरी में करें। आपको पता है कि संपत्ति के हस्तांतरण का अर्थ क्या होता है, गवाही का पूरे देश में क्या महत्व है। महोदय, मैं कहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ यह बात नहीं थी। अन्य चीज जो अंग्रेजों ने की है वह यह है कि उन्होंने एक केंद्रीय सरकार दी है। ऐसी चीज पहले हमारे यहाँ नहीं थी। केंद्रीय सरकार होने की महत्ता के इस तथ्य के बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं था, पर लगता है कि यह बहुत ही निर्णायक तथ्य है। अगर आज हम एक सर्वमान्य राष्ट्रता की भावना, एकता की भावना का निर्माण करने की राह पर चल रहे हैं तो वह इस सच्चाई के कारण कि हम सभी के लिए एक सरकार है। इसका कारण यह है कि हम महसूस करते हैं कि हम एक ही सरकार के नागरिक हैं। महोदय, मैं इस सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसा कुछ ना करें जिससे इन दो लाभों को ठेस पहुंचे जिन्हें हमने हासिल किया है। निजी तौर पर मैं खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूं कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति हो या कन्नड़ संस्कृति या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते हैं, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए, जो हमारी निष्ठा को डिगाती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह लक्ष्य एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदू या मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ
कि भारतीय के रूप में हमारी निष्ठा किसी भी तरह की किसी योगी निष्ठा से प्रभावित हो, चाहे वह हमारा धर्म हो, हमारी संस्कृति हो या हमारी भाषा हो। मैं चाहता हूँ कि समस्त लोग पहले भारतीय हों और अंततः भारतीय हों तथा भारतीय के सिवा और कुछ भी नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह ऐसा प्रस्ताव है जो प्रत्यक्ष रूप से इस आदर्श का विरोधी है। महोदय, यह एक ऐसा आदर्श है जिसको हमें बहुत उत्साह पूर्वक संजोकर रखना चाहिए। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि अमेरिका, जर्मनी और यूरोप जैसे देशों में जहाँ एकता की भावना दृढ़ है, वहाँ किसी को यह एहसास कराने की आवश्यकता नहीं है कि वह जर्मनवासी है ताकि वह अलगाववादी चरित्र को सहन कर ले। परंतु जहाँ तक हम भारतीयों का संबंध है, यह भावना अभी तक विकसित नहीं हुई। यह धीरे धीरे विकसित हो रही है। संस्कृति की भावना, राष्ट्रता की भावना के साथ साथ अन्य निष्ठाओं को बढ़ने देना सबसे बड़ा अपराध है जो हम कर सकते हैं। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा और मैं पूरी शक्ति से, दृढ़ता से इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।